हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम बात करेंगे मैट्रिसेस के पार्ट 2 में ऑपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस। यानी कि मैट्रिक्स में हमें क्या क्या ऑपरेशन करने होते हैं, किस तरीके से ऐड करते हैं, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं, और दो मैट्रिसेस में क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो जैसे कि यहाँ पर फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी, यहाँ पर बॉयज़ गर्ल 1 2 3। तो इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन एक दिया हुआ है। कह रहा है कि सपोज फातिमा हैज़ टू फैक्ट्रीज एट प्लेस ए एंड बी। ईच फैक्ट्री प्रोड्यूसेस स्पोर्ट्स शूज़ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन 3 डिफरेंट प्राइसेस categories labeled 1 to 3. The quantities produced by each factory are represented as matrices given below. ठीक है, जैसे बॉयज़ की 1 नंबर की कैटेगरी में 80 शूज़ हैं, गर्ल्स के 60 शूज़ हैं। ऐसे ही फैक्ट्री बी में 90 शूज़ हैं 1 बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए 50 शूज़ हैं। तो इसी तरीके से सेकेंड कैटेगरी थर्ड कैटेगरी के लिए दिया गया है। अगर ये बोला जाए कि कैटेगरी 1 के टोटल बॉयज़ के कितने जो है शूज़ हैं और गर्ल्स के कितने हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसके 80 और इसके 90 ऐड करेंगे, और गर्ल्स के लिए 60 और 50 ऐड करेंगे। ठीक है, तो वही है 80 + 90, गर्ल्स के लिए 60 + 50 ऐड कर दिया। सेकेंड कैटेगरी 75 + 70 ऐड किया, 65 के लिए 50, गर्ल्स के लिए 65 + 55 ऐड कर दिया, यानी करस्पॉन्डिंग टर्म्स का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इस मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सम जो है वो इस तरीके से डिफाइंड है कि दोनों, पहली बात तो फर्स्ट कंडीशन ये रहेगी कि दो मैट्रिक्स का सम तभी डिफाइंड होगा जब वो सेम ऑर्डर की हों। और जैसे एक मैट्रिक्स अगर 2/3 की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 2/3 की ही होनी चाहिए। ठीक है, तभी उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। और फिर करस्पॉन्डिंग टर्म के साथ ऐड होगा, जैसे A11 B11 के साथ, A12 B12 के साथ, A13 B13, A21 के साथ B21, A22 के साथ B22 और A23 के साथ B23 यहाँ पर ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ही सिंपल होता है। तो दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इसके बाद A+ B निकालना है, वेरी इजी, बहुत ही आसान सा काम है ये। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर, यानी कि एक कोई मैट्रिक्स है और उसमें कोई एक नंबर का मल्टीप्लाई कराना हो। जैसे मान लो सेम जो है क्वेश्चन हमने देख लिया, फैक्ट्री ए में बॉयज़ और गर्ल्स के लिए जो शूज़ हैं 1 और 2 और 3 कैटेगरी के लिए 80 60 75 65 90 85। और अगर फैक्ट्री ए में अगर हम क्या कर दें 2 का मल्टीप्लाई करा दें, यानी डबल कर दें प्रोडक्शन, तो क्या होगा? क्योंकि ये फैक्ट्री ए का पूरा रिप्रेजेंटेशन था, इसमें हमने 2 टाइम्स करना है, मतलब पूरा डबल करना है। तो डबल करने का मतलब क्या हुआ कि हमें 80 जो शूज़ हैं बॉयज़ के वो भी डबल करने पड़ेंगे। गर्ल्स के लिए जो 60 शूज़ हम बनाते थे कैटेगरी 1 के लिए, वो उसको भी हमें डबल करना पड़ेगा। कैटेगरी 2 में बॉयज़ एंड गर्ल्स के 75 से 65 जो थे उनको डबल करना पड़ेगा। थर्ड कैटेगरी में 90 और 85 थे, वो भी डबल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक इंडिविजुअल एंट्री विल बी डबल्ड। तो 160 120 150 130 180 170, इस तरीके से हमारे पास ये नया मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा, डबल ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि हमने स्केलर 2 का मल्टीप्लाई कराया है अगर, तो वो 2 का सारे एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर k का मल्टीप्लाई कराएंगे तो मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट के साथ k का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें जैसे a हमने ये मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद 3a निकालना है, तो 3 का एलिमेंट पहले हम 3 बाहर लिखेंगे, फिर a पूरा मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद 3 का अंदर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले एलिमेंट में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे पर, तो जितने भी एलिमेंट उसके अंदर लिखें सब में 3 का मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखना, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में सिर्फ और सिर्फ यहीं पर डिफरेंस है कि मैट्रिक्स एक एरे होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, लेकिन जो डिटर्मिनेंट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, मतलब एक वैल्यू आती है उससे एसोसिएटेड पर्टिकुलर तरीके से कैलकुलेट करने के बाद, वो वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक है, और जब हम डिटर्मिनेंट में किसी बाहर से एक नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो वो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। लेकिन मैट्रिक्स में जब हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं तो वो सारे उस मैट्रिक्स के अंदर के जितने भी एलिमेंट हैं सब में उसका मल्टीप्लिकेशन जाएगा।
इसका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है उसे माइनस ऑफ ए निकालना है, तो माइनस ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि सारे एलिमेंट को नेगेटिव बना दो, उसके अंदर जो भी है नेगेटिव मतलब है उनके साइन चेंज कर दो। जैसे ए अगर हमने लिया 3 1 -5x, तो माइनस ए जो है वो हो जाएगा यहाँ पे पहले रो में 3 माइनस का मल्टीप्लाई, दूसरी रो में भी माइनस का मल्टीप्लाई, तो पहली रो बन जाएगी -3 -1 और ये 5 -x। ठीक है। डिफरेंस ऑफ मैट्राइसेस इज सेम एज द एडिशन ऑफ टू मैट्राइसेस, तो उसमें कुछ खास बात है नहीं। जैसे ये वाला 7 नंबर एग्जांपल है, बहुत ही ईजी। ए की वैल्यू दे रखा है, बी की वैल्यू भी दे रखा है, तो पहले हम और हमें निकालना क्या है 2a माइनस बी, तो सबसे पहले हम 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, इसमें हमने करा दिया यहाँ पे, फिर माइनस करेंगे b की वैल्यू, तो 2a माइनस बी का मतलब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे पहले अंदर लिखेंगे, तो 2 4 6 4 6 8 4 6 2, और इसके बाद -3 1 -3 1 0 -2, तो करस्पॉन्डिंग टर्म बीच में प्लस लगा हुआ है। प्लस कैसे हो गया, ये माइनस था ना, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो ये 3 -3 बन जाएगा, या +1 -3 +1 0 और -2 इस टाइप से बन जाएगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग टर्म को हम ऐड कर लेंगे, यानी कि 2 -3 पहले यहाँ पे बन जाएगा, 4 + 1 6 -3 4 + 1 6 + 0 2 -2। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली हमें 2a माइनस बी की वैल्यू मिल जाएगी इस टाइप से। अब इसके बाद इसमें जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है। प्रॉपर्टीज़ ये बहुत ही मतलब ये जो भी हम लॉज पढ़ते हैं जनरली, हर एक कोई भी चीज़ हम नई डिफ़ाइन करते हैं तो वहाँ पर इन प्रॉपर्टीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ये। जैसे इसमें पहला प्रॉपर्टीज़ का कह रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मैट्रिक्स जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि a + b विल बी b + a, मतलब a और b ऐड करो या फिर b के साथ बाद में a को ऐड करो, बात एक ही आनी है। ठीक है। ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है कि हम ब्रैकेट अगर चेंज करके ऐड करें, जैसे a + b हम पहले ऐड कर लें फिर बाद में c को ऐड करें, या फिर पहले b + c ऐड कर लें बाद में a को ऐड करें, तो फाइनली आंसर सेम आएगा, मतलब a + b + c = a + b + c। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव लॉ हो जाता है, ये फॉलो होता है प्लस के रिस्पेक्ट में। एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ दोनों ही मैट्रिक्स में फॉलो होता है। इसके बाद इसमें आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि हमें हर एक मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक ऐसी मैट्रिक्स ज़रूर मिल जाएगी जो कि अगर a m/n मैट्रिक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक जीरो मैट्रिक्स हमें मिलेगी m/n की, सच दैट कि a + 0 = 0 + a = a। तो हम जीरो को यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो बेसिकली ज़ीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी हर एक जगह पे रहता है, जहाँ पर भी हम एडिशन की बात करेंगे वहाँ पर ज़ीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी हो जाता है। रियल नंबर के लिए ज़ीरो रहेगा, यहाँ पर जो ज़ीरो है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में है। किसी अगर वेक्टर में हम बात करेंगे तो वहाँ पर ज़ीरो वेक्टर के फॉर्म में रहेगा। तो जो भी स्ट्रक्चर वहाँ पर हम डिफ़ाइन कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जीरो मैट्रिक्स हमें एक एडिटिव आइडेंटिटी के रूप में मिल जाएगी। नेक्स्ट इसमें जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स तो हर एक मैट्रिक्स का तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि हमें एक ऐसी मैट्रिक्स सर्च करनी होगी हर एक मैट्रिक्स ए के लिए। अगर ए कोई मैट्रिक्स है m/n की, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें -a मैट्रिक्स ज़रूर मिल जाएगी। उसके सारे एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे तो -a मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो -a मैट्रिक्स और a मैट्रिक्स को जब हम जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स मिल जाता है, जो कि आइडेंटिटी है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि -a जो है वो इन्वर्स यानी एडिटिव इन्वर्स। यहाँ पर ध्यान देना, इस टर्म पर जो है बहुत ही अच्छे से ध्यान देना। ये लिखा है एडिटिव इन्वर्स और नेगेटिव ऑफ a। तो ये एडिटिव इन्वर्स है, केवल इन्वर्स नहीं बोलना है, एडिटिव इन्वर्स बोलना है। तो -a जो है वो यहाँ पर इसका एडिटिव इन्वर्स होगा a का, क्लियर, या फिर नेगेटिव ऑफ a। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी हो गया प्लस के रिस्पेक्ट में। बट मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें हो सकता है वर्क ना करें, तो उनको भी हम आगे देख लेंगे। नेक्स्ट है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर तुम्हें ए और दो मैट्रिक्स
ए और बी दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, उनको पहले ऐड करना है, उसके बाद एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा दिया, तो दैट इज सेम एज के ए प्लस के बी, यानी के ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी। और अगर दो स्केलर नंबर है के और एल, बाद में हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराया तो उस मैट्रिक्स का दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, के ए प्लस एल ए बन जाएगा। अब के टाइम्स ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये प्रूव भी किया गया है, हमने प्रूव किया है, देख लो इस टाइप से। तो ये जो है दो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट है कि के अगर बाहर मल्टीप्लाई है दो मैट्रिक्स के एडिशन में तो दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट स्केलर जो है दो पार्ट में लिखा हुआ है और एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया गया है तो हम दोनों कांस्टेंट्स को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करा के फिर ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 में कह रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू 8 0 4 -2 3 6, बी की वैल्यू है 2 -2 4 2 एंड -5 1, देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट ट्वाइस ए प्लस 3b इज इक्वल टू 5b। तो 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b है, तो हम क्या करेंगे कि 2a को उस तरफ ले जाके लिखेंगे तो 5b माइनस 2a हो जाएगा, तो 3 से बाद में हम डिवाइड कर देंगे तो 1/3 5b माइनस 2a आ गया। तो 5b, b की वैल्यू हमने पूरा मैट्रिक्स लिखा, उसमें 5 बाहर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इसके बाद ये पूरा हमारा b है और ये पूरा हमारा a है, तो 5b माइनस ट्वाइस है, पहले 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ पे 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो ये बन जाएगा, और बीच में माइनस था तो माइनस का भी मल्टीप्लाई करा दिया। अब फर्स्ट एलिमेंट ऐड होंगे, सेकंड थर्ड इस टाइप से करस्पॉन्डिंग टर्म यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलने वाला है, कुछ ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब इसके बाद 1/3 यानी 3 से हम और सारे एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे तो ये हमें फाइनली मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 9 में कह रहा है कि फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 2 0 9 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 6 0 -1। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर लेते हैं अगर, तो हमें 2x की वैल्यू 8 8 0 8 यानी कि 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 4 4 0 4 मिल जाएगी, और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें 2 - 4 0 10 मिलेगा, मतलब y की वैल्यू मिल जाएगी 1 - 2 0 5, ठीक है। तो बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन केयरफुली करना होता है। एग्जाम्पल नंबर 10 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसमें हम पहले 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे और इधर इस वाले टर्म को हम राइट में ले जा सकते हैं या फिर यहीं पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, उसको सॉल्व आसान है वैसे। 11 नंबर क्वेश्चन भी आसान ही है, कुछ है नहीं खास उसमें, देख लेना, इनको ट्राई करना है, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस यहाँ पर हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस अगर हमें देखना है, सपोज मान लो ए कोई एक मैट्रिक्स है जो m/n की है और b कोई दूसरी मैट्रिक्स है जो n/p की है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज इक्वल टू a इंटू बी, और जो नई मैट्रिक्स हमें मिलेगी, ठीक है, मान लो वो अगर हम c मान लेते हैं मैट्रिक्स है तो c इज इक्वल टू ए बी रहेगा, लेकिन c इज इक्वल टू ए बी में हमारे पास a का जो ऑर्डर है वो m इंटू n था और b का ऑर्डर n इंटू p था। तो ये तभी डिफाइंड रहेगा जब a m/n की हो, b n/p की हो, मतलब इसके जो कॉलम्स हैं a के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और b के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तभी a b डिफाइंड रहेगा। और इसके बाद जो रिजल्टेंट हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो m/p की मिलेगी, मतलब ये हमें मिलेगा m/p, ठीक है। मतलब a b इज डिफाइंड इफ नंबर ऑफ कॉलम्स of a is equal to number of
रोज ऑफ बी। ठीक है, तो बी के जो नंबर ऑफ रोज हैं और ए के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, तब ए बी डिफाइंड रहेगा। और जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो बचे हुए, मतलब जो एन एन हटा देंगे तो एम बाई पी बचेगा, तो एम बाई पी इसका ऑर्डर बचेगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि ए बी हमें फाइंड करना है। ए है 6923 और बी है 260798। तो 6923 ए हमारे पास यहाँ पर है 6923 ये मैट्रिक्स, और बी हमें मिल रहा है 260798। 260798। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये 2x2 की मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स यहाँ पर है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2x3 का हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है 2 और ये वाली 2 इक्वल है, तो इसलिए जो रिजल्टेंट आएगा वो 2/3 का बचेगा। मतलब जो हमें मैट्रिक्स मिलने वाली है वो 2/3 की बनेगी। मतलब ए बी का जो ऑर्डर रहेगा वो 2/3 का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है, लेकिन अब डिफाइंड कैसे होगा, प्रोडक्ट को हम कैसे लिखेंगे, ये तो अभी हमने देखा कि डिफाइंड कब है और वैल्यू क्या है कि वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ए बी यहाँ पर 6923 और ये मैट्रिक्स है 260798। तो इसको बहुत अच्छे से समझना। इसमें हम जब एंट्रीज लिखते हैं, मान लो यहाँ पर हमारे पास 2/3 ही मिलेगा, तो ये A11 A12 A13 A21 A22 और A23 ये वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। तो अब हमें यहाँ पर जब लिखना है A12 यानी कि A11 मतलब पहला टर्म लिखना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये वाला फर्स्ट 1 का एंट्री है, तो फर्स्ट रो इससे फर्स्ट कॉलम यहाँ से हम प्रोडक्ट कराएंगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट जैसा। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि 6 × 2 और 9 × 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 × 2 + 9 × 7। क्लियर। फिर इसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यहाँ पर आएगा, तो 6 × 6 + 9 × 9। बहुत अच्छे से समझना है इसको प्रोडक्ट को। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ पर आएगा 6 × 0 + 9 × 8। और इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 2 × 2 + 3 × 7। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी कि 2 × 6 + 3 × 9। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 × 0 + 3 × 8। ठीक है, और अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 12 + 63, तो मिला करके कितना हो गया, मतलब 12 + 63 ये आ गया 36 + 81 ये आ गया 72 और ये आ गया 4 + 21 ये 12 + 27 और ये है 24। और आगे हम इसको फर्दर ऐड करके लिख देते हैं, तो ये कितना हो गया 6 × 7 7 यानी 75 हो गया। 6 × 7 8 3 11 117 हो गया और ये 72 हो गया, 25 हो गया ये, और 7 2 9 39 आ गया और ये 24 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास पूरा जो मैट्रिक्स बनेगा हमारा ए बी वो आ जाएगा 2/3 मैट्रिक्स, और हमें यहाँ पर ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। लेकिन अगर हम इसी में चेक करना चाहें कि क्या बी ए डिफाइंड होगा, तो एक बार देख लेते हैं। तो बी का जो ऑर्डर है वो 2/3 का है, ए का जो ऑर्डर है वो 2/2 का है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये मैच नहीं कर रही हैं, ये 3 है ये 2 है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पर जो पहली मैट्रिक्स है वो बी है, तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। तो ये कंडीशन इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब है कि बी ए इज़ नॉट डिफाइंड।
ठीक है। तो मैट्रिक्स में एक चीज़ खास बात होती है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जनरली ऐसा नहीं होता है कि ए बी और बी ए इक्वल हों, ठीक है। बहुत से केसेस में इक्वल भी मिलेंगे, लेकिन एक ये ऐसा कोई रूल नहीं कि इक्वल ही होंगे या डिफरेंट होंगे। तो हम ये बोलेंगे जनरली कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, ठीक है। जैसे यहाँ पर ही देख लो, ए बी हमने निकाला है लेकिन बी ए डिफाइंड ही नहीं हो रहा है। और अगर दोनों डिफाइंड भी होते हैं उसके बावजूद भी इक्वल नहीं होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इक्वल हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये इसका जो है ये प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है, देख लिया यहाँ पे। तो नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो भी मैंने बताया कि कोई जरूरी नहीं कि ए बी और बी ए इक्वल हों, तो वही यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ए हमने इसी तरीके से ये मैट्रिक्स ली, बी यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, और इसके बाद बी ए और ए बी हमने दिखाना है कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होंगे। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ए और बी, ए बी कैलकुलेट करेंगे, ए बी हमारा आएगा 2/2 मैट्रिक्स, बट बी ए आ जाएगा इसमें 3/3 मैट्रिक्स, तो भी इक्वल नहीं रहेगा, दोनों ही डिफरेंट हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 में भी इसी टाइप से हमें चेक करना है कि वो ए बी और नॉट इक्वल टू बी ए होगा, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। तो इन जनरल हमें फाइनली क्या मिला, दिस डज नॉट मीन दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए फॉर एवरी पेयर ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी फॉर विच ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड। फॉर इंस्टेंस ए अगर हम ये ले लें, बी यहाँ पर ये ले लें, तो ए बी और बी ए इक्वल भी हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ए बी नॉट इक्वल टू बी ए ही रहे, बट इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल 15 में भी ऐसा हो सकता है कि दो मैट्रिसेस हम ऐसी लें जो दोनों आपस में नॉन जीरो हैं, अलग अलग देखा जाए तो नॉन जीरो हैं, लेकिन उनका जब हम प्रोडक्ट कराते हैं तो वो जीरो आ जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि मान लो ए मैट्रिक्स हमने लिया 0 -1 0 2 3 5 0 0। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये भी 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0। तो इस तरीके से पूरा 0 मिल गया। इंडिविजुअली ए और बी दोनों मैट्रिक्स तो नॉन जीरो हैं, लेकिन जब उनका प्रोडक्ट कराते हैं तो वो 0 आ जाता है। तो ऐसा मैट्रिक्स के केस में होता है, ठीक है। लेकिन नंबर्स के केस में अगर देखें तो ऐसा नहीं होता, दो नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो नॉन जीरो ही आता है, जब तक कि उनमें से कोई एक कम से कम 0 ना हो। लेकिन यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स अलग अलग नॉन जीरो हैं, बट उनका प्रोडक्ट करने पे 0 हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस अगर हम देखते हैं तो ये जो है प्रॉपर्टीज़ में एसोसिएशन जो होता है ना, प्रॉपर्टी मतलब प्रोडक्ट का एसोसिएशन यहाँ पे सेटिस्फाई होता है, यानी एसोसिएटिव लॉ वर्क करता है। अगर तीन मैट्रिसेस हैं ए बी सी, बस वो डिफाइंड हो, तो ए बी पहले हम प्रोडक्ट कर लें फिर बाद में सी का मल्टीप्लाई कराएं, या फिर बी सी पहले देख लें उसमें ए का लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन कराएं। तो ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, मतलब ब्रैकेट एक्सचेंज करने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो मैट्रिक्स में बस यही एक प्रॉपर्टी है जो वर्क करती है, बट कम्यूटेटिव वर्क नहीं करता है यहाँ पर, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। और द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर 3 मैट्रिसेस ए बी एंड सी, अगर ए टाइम्स बी प्लस सी है तो ए बी प्लस ए सी लिखा जा सकता है उसको, या सी अगर राइट साइड में मल्टीप्लाई है तो उसी ऑर्डर में हम उसको मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि राइट में है तो हम उसको पहले लिख दें सी ए प्लस सी बी लिख दें, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर सी यहाँ पर राइट साइड में लिखा है तो राइट से ही मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए सी प्लस बी सी होगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैट्रिक्स में, ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अगर ऑर्डर ज़रा सा भी आपने इधर उधर कर दिया तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। अब इसमें जैसे एग्जांपल नंबर 16 कह रहा है ए हमें ये मिल गया है, बी हमारे पास ये है, सी हमारे पास ये है। तो कह रहा है कि प्रूव दैट ए टाइम्स बी प्लस बी सी और ए बी टाइम्स सी, सो दैट ए, मतलब ये सब निकालना फिर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कराना है हमें, ठीक है। मतलब वेरीफाई करना है कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा। ए इंटू बी पहले हम कैलकुलेट करेंगे, तो ए हमारा ये हो गया, बी ये हो गया, ये 3/3 मैट्रिक्स है और ये 3/2 मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारे पास फाइनली 3/2 मैट्रिक्स हमें ये मिल गई। उसमें हमने सी का मल्टीप्लाई कराया तो हमें जा करके
ये वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। और इस बार अब हम पहले BC कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें A का लेफ़्ट मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर, तो फाइनली हमें जा कर के ये मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स और जो ऊपर मैट्रिक्स हमें मिल रही है दोनों ही इक्वल यहाँ पर आएंगी। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स इक्वल आएंगी, तो यानी AB टाइम्स C इज इक्वल टू A टाइम्स BC। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नंबर 17 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि A इज इक्वल टू 067 - 608 7 - 8 0 और B ये मैट्रिक्स दी है, C ये वाली मैट्रिक्स है। तो इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कराना है, मतलब इसमें वेरीफाई करना है। तो A + B टाइम्स C को AC + BC के बराबर दिखाना है। तो सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है बस और वेरीफाई कर लेना है इसमें जैसे दिया हुआ है। ठीक है, आसान है। 18 नंबर थोड़ा सा डिफरेंट आ गया यहाँ पर। A दिया है 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1, देन यू हैव टू शो दैट A³ - 23A - 40 I इज इक्वल टू 0। तो पहले हम निकालेंगे A² का मतलब होता है A × A। तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स है उसका उसी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये सब लिखते जाएंगे पूरा ऐड करके। तो A² हमें ये मिला। अब A² के साथ हम मल्टीप्लाई कराएंगे A का, यानी A³ इज इक्वल टू A टाइम्स A²। तो A हमारे पास ये मैट्रिक्स है और A² अभी हमने जो कैलकुलेट किया है वो इन दोनों का फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो A³ हमें मिल जाता है। ठीक है, तो A³ माइनस अब 23A - 40I की वैल्यू निकालेंगे। तो A³ की वैल्यू लिखी, -23 टाइम्स A की वैल्यू लिखी, -40 टाइम्स I की वैल्यू लिखी। I मतलब 3/3 मैट्रिक्स होगी यहाँ पर। मेन डायगोनल में 1 1 1 होंगे और बाकी सब 0 रहेंगे। और फिर इसके बाद 23 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। हर एक मैट्रिक्स के जब हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं तो सारे नंबर्स में उसका मल्टीप्लिकेशन जाएगा। तो 23 का सब में मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये बन जाता है। और इसमें हमने -40 का मल्टीप्लाई कर दिया सब जगह। अब उसके बाद क्या होगा, करस्पॉन्डिंग टर्म्स इसमें जोड़ते चले जाएंगे, मतलब पहला पहले टर्म के साथ होगा सब में, कॉर्नर वाले सब में कॉर्नर के साथ में ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड करके और ये वैल्यू देखेंगे तो 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी तरीका बताया गया है। अब जब हम इसका मॉड्यूल वर्जन करेंगे मैट्रिसेस में, यानी JEE मेन और एडवांस के लिए जब हम बात करेंगे, तो वहाँ पर मैं शॉर्टकट तरीका भी इसका बताऊँगा कि कैसे शॉर्टकट तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को वहाँ पर कितने आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा। तो अभी हम क्योंकि सीख रहे हैं तो इस टाइप की कैलकुलेशन करना ज़रूरी भी है। इसको पूरा अच्छे से समझना पड़ना, इस बस एरे बनाना है, मैट्रिक्स का फॉर्मेट बनाना है उसमें। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 कह रहा है, जो A दिया है, B है, C दिया हुआ है। तो ये सब वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, बहुत आसान से कैलकुलेट कर सकते हो ये सब, वेरी इजी क्वेश्चंस। एंड थर्ड क्वेश्चन इसमें कह रहा है कंप्यूट द इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट, बहुत आसान सा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम अप्लाई करो। 1 × 2, 1 × 3, 1 × 4। इसमें देखो ये मैट्रिक्स है 3/1 की और 1/3, तो 3/3 मैट्रिक्स हमें रिजल्टेंट मिलेगी इसकी, ध्यान रखना। 3/3 यानी 9 एलिमेंट्स हमें रिजल्टेंट मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेट कर सकते हो प्रोडक्ट्स, और कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बताना। फोर्थ में कैलकुलेशन है सिर्फ और सिर्फ, उसमें A + B निकालना है, इन दोनों को ऐड करना है, फिर B - C निकालना है, तो इसमें इसको माइनस कर देना है, फिर A + B - C, A + B - C, मतलब इसको जो है इस टाइप के ब्रैकेट्स में पहले पहले कैलकुलेट करके फिर जो है इस टाइप का वेरिफिकेशन कराना है। आसान है, ये भी आसान है। A की वैल्यू ये दे रखी है, B बस बड़ा सा लिखा हुआ है तो डरना नहीं है। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देना है सभी के एलिमेंट्स में, और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर देना है, सब डिवीज़न में जो 5 है वो हट जाएगा, उसके बाद माइनस करने पे आसानी से नंबर हमें मिल जाएगा, बहुत सिंपल सा आंसर आ जाएगा। 6th में भी आसान है, पहले cos थीटा का मल्टीप्लाई कर दो सारे नंबर्स के साथ, इसमें sin थीटा का मल्टीप्लाई कर दो सारे नंबर्स के साथ, फिर करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड कर दो। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, सब बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी और मेन डायगोनल में 1 1 आ जाएगा और ऑफ डायगोनल 0 हो जाएगा। ठीक है, 7th में x एंड y कैलकुलेट करना है। x + y दिया हुआ है, x - y दिया हुआ है, तो x + y निकालने के लिए इन दोनों को एक बार ऐड कर लो और फिर एक बार फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर लो और हमें x y मिल जाएंगे। जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही इसमें हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है,
और ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करो और फिर उसके बाद बताओ कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। 13, 14, 15, 13, 14, 15 ये हो गए। फिर इसके बाद 16, 17, 18 और 19, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। 20, 21, 22। तो यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आज के बाद इस लेक्चर को देखने के बाद करना है। और इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं मैट्रिक्स में, वो हम सब बाद में देखेंगे। पहले इतना जब तुम्हें समझ में आ जाएगा उसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट करना है बहुत अच्छे से, और कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर आती है तो उसको तुरंत मुझे बताओ, और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनका समाधान किया जाएगा। So I hope you understand the explanation. Thank you.